कैसे हैं बच्चों। मैथ्स एंड फिजिक्स बाय के सर क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और अभी मैंने आप लोगों को आज यहाँ पर लाइट चैप्टर में इसका हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने आप लोगों को परावर्तन बताया था, रिफ्लेक्शन बताया था। अभी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे किसकी? अपवर्तन की, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। तो बच्चों सीधी बात करते हैं। सबसे पहले रिफ्रैक्शन होता क्यों है? रिफ्रैक्शन होता क्यों है? होता क्या है पहले ये बात कर लेते हैं, बाद में करेंगे क्यों होता है। आप जानते हैं किसी भी मीडियम में, किसी माध्यम में प्रकाश हमेशा कैसा चलता है? सीधी रेखा में चलता है। तो पढ़ चुके हैं, प्रकाश सदैव किसी भी माध्यम में सीधी रेखा में चलता है। लेकिन अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे तब ये क्या है? अपने मार्ग से विचलित हो जाता। अपने मार्ग, देखिए आ ये रहा था, इस तरह से आपतित हो रहा था, और यहाँ पर पहला माध्यम था और ये दूसरा माध्यम से मतलब है हमारा ये एयर और ग्लास भी हो सकता है, कांच। ये वायु तो है ही और ये कांच। तो आपने देखा कि ये अपने मार्ग से विचलित हो गया। अगर यहाँ पर ग्लास होता और ये प्रकाश की किरण आ रही थी तो ये ऐसे चली जाती। दोनों ही केस में हम देख रहे हैं कि प्रकाश का अपने मार्ग से मुड़ना हो गया, अपने पाथ से टर्न कर गया, मुड़ गया। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। फिर से सुनिए, जब प्रकाश की एक किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और अपने मार्ग से मुड़ जाती है, इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब जरा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या हुआ? ये अंदर की तरफ अभिलंब है, अंदर की तरफ मुड़ गई, और ये अभिलंब से दूर हट गई। ये बात हम आप लोगों से करेंगे जब ये विरल से सघन माध्यम में जाती है। वायु कैसा विरल माध्यम है, कांच सघन माध्यम है, तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, और सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। थोड़ी चर्चा हम इसकी भी कर लें। देखिए, ये कौन सा कोण? आपतन कोण। ये अब यहाँ पर परावर्तन शब्द को ध्यान रखेंगे, नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण। तो जरा सा देखिए, ये क्या था हमारा? आपतित किरण। ये किरण, तो ये आपतित किरण है, तो ये कौन सा कोण होगा? आपतन कोण। आपतन कोण। और ये जो देख रहे थे अभिलंब, ये कौन सी किरण? अपवर्तित। अपवर्तित किरण है ये, जो दूसरे माध्यम में मुड़ गई है। और ये एंगल जो देख रहे हैं, इसको क्या कहेंगे हम लोग? अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, और ये परावर्तक, अपवर्तक तल है। ये अपवर्तक तल कहा जाएगा, और ये अपवर्तन बिंदु है जहां पर ये तीनों किरणें, ये वाली अभिलंब, आपतित और अभिलंब और अपवर्तित किरण मिल गई। अब जरा हम आपको इसके दो नियम भी बताते हैं, अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के बेटा, जैसे आपने परावर्तन में दो नियम पढ़े थे, उसी तरह से यहाँ पर अपवर्तन में भी दो नियम हैं। देखिए, जल्दी से आपको समझ में आ जाएगी बात। पहला, आपतित किरण, अभिलंब, अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर, इस बिंदु पर मिले, तीनों एक ही तल मैंने आपको परावर्तन के केस में बताया था।
एक ही तल में का मतलब है जैसे बोर्ड पर तीनों यहाँ पर चिपकी हुई, और कहीं और तल होता तो उस तल में चिपके होते। ये नहीं कि एक इस तल में है दूसरा निकल के इधर कहीं आ जाए, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर पहला नियम तो ये हुआ। दूसरा क्या है देखिए, इसे ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ, अंग्रेजी में नाम है स्नेल्स लॉ। देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या है, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या का मतलब वही साइन कॉस है, तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है, और इसी अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, दूसरे माध्यम का। देखिए किसका, दूसरे माध्यम का। ये दूसरा माध्यम है, पहला माध्यम ये था, दूसरा माध्यम ये। दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। ये ज्या का मतलब वही साइन जो कॉस में अभी बोल रहा हूं, ज्या हिंदी में ज्या कहते हैं। तो ये क्या है जरा सा लिखे दे रहा हूं, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक ध्यान दीजिए, अपवर्तन पढ़ रहे हैं यहां पर। तो दूसरे माध्यम का, ऐसे लिखेंगे इसके, दूसरे माध्यम का पहले के सापेक्ष अपवर्तनांक है। इसे आपकी पुस्तक में ऐसे भी लिखा जा सकता है दैट 2 और 1। देखिए 21 नहीं पढ़ेंगे इसे, दूसरे माध्यम का पहले के सापेक्ष अपवर्तनांक है। अब अगर यहाँ पर माध्यम है तो इनके नाम भी लिखे जा सकते थे। इसे क्या कह सकते थे हम लोग, दूसरा माध्यम क्या है, एयर, सॉरी ग्लास। दूसरा माध्यम क्या है, ग्लास, और किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। तो कांच का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना, साइन आई ओवर साइन आर। इसे हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने बताया था अभी दोनों माध्यमों में प्रकाश का वेग अलग अलग होगा, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान दे लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, पहले माध्यम में, पहले माध्यम में प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग। तो अगर पहले माध्यम में प्रकाश का वेग v1 है, दूसरे माध्यम में v2 है, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, जैसा आपको अभी यहां पर दिखलाई दे रहा है, क्या लिखेंगे, m21 पढ़ेंगे, m21 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2, और इसी को हम लोग क्या नाम दिए हैं, साइन आई ओवर साइन आर। ये बेटा दूसरा नियम है। इन शॉर्ट आप सबसे पहले जो ऐसे याद रखेंगे छोटे रूप पे, क्या, n बराबर v1 अपॉन v2 या फिर साइन आई ओवर साइन आर। मैंने आपको बताया था, जो भाषा में वो फिर से बोल रहा हूं, अपवर्तन कोण की ज्या तथा
आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या में एक अनुपात है। देख रहे हैं, लाइन के भाग दिया गया है। तो आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है। ये क्या है? नियतांक है, ये कांस्टेंट है, ये स्थिरांक है। नियतांक है, कांस्टेंट है, ये हमेशा फिक्स रहेगा। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? इस अनुपात को क्या कहते हैं? माध्यम का अपवर्तनांक। कौन से माध्यम का? जो दूसरा माध्यम है उसका अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष। अब हम आपको बताएं, पहले है यहाँ पर एयर, तो एयर के सापेक्ष अपवर्तनांक है। वैक्यूम भी हो सकता था एयर की तरह से। एयर पतला होता है, सबसे थिन होता है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? एयर बोल देते हैं। तो एयर के सापेक्ष यहाँ पर इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, और मैंने बताया इसे ऐसे भी लिख सकते थे। अब हम आपको बताएं बेटा, कुछ पदार्थ हैं जिनके अपवर्तनांक फिक्स हैं, नियतांक तो है ही, मैंने कहा। तो जैसे हम आपको बताएं, जल के लिए 1.33 अनुपात होता है, ग्लास के लिए 1.52। तरह तरह के ग्लास होते हैं, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन उन सब में हो जाता है, लेकिन मिलता है इतना ही होता है। ये ग्लास के लिए है। आपके बुक में एक टेबल दिया हुआ है, तो मैं उस टेबल को यहाँ पर अभी दिखला दूंगा वीडियो में। तो डिफरेंट मीडियम्स के लिए अपवर्तनांक उनके फिक्स हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, मैं इसी में आपको बता रहा हूँ कि अगर ये प्रकाश की किरण बाहर निकल आती इस माध्यम से तो क्या होता है? मतलब यदि यहाँ पर ये एयर से ग्लास में गई, कांच में गई, और कांच में जाने के बाद में फिर से बाहर आ गई, कांच के गुटके से फिर से बाहर आ गई, तो क्या होता? जरा सा देखिए, जिस माध्यम में गई इसका मतलब है उसी माध्यम में वापस आ गई, तब क्या होता है? तो बेटा ये सपोज कांच का गुटका है, ये कांच का गुटका, और ये किरण कोई आपतित की, अभिलंब है, यहाँ पर अभिलंब की ओर मुड़ गई। मैंने कहा था सघन माध्यम में अंदर की तरफ आती है और विरल माध्यम में बाहर की तरफ। तो ये देखिए एंगल आई था, ये आर था। अब यहाँ पर देखिए फिर से वही काम होने जा रहा है। अपवर्तन, यहाँ पर एयर है, ये ग्लास है, और ये फिर से एयर है। तो क्या हुआ? देखिए उसी दिशा में जैसे यहाँ पर एंटर किया, फिर से एयर में आ गई, तो ये पहले जा तो ऐसे जा रही थी, देखिए अगर ग्लास ना होता तो ऐसे ही तो चली जा रही थी, अंदर मुड़ गई, और मुड़ने के बाद जब बाहर निकलेगी तो फिर से ये उसी के समांतर निकल आएगी बाहर की ओर, जिस दिशा में पहले एयर थे। तो एयर में जब ये फिर से आ गई तो क्या हुआ? अब ग्लास से एयर में, सघन से विरल में, तो दूर हटेगी। तो इतना ये यहाँ पर इसका क्या हो गया है? देखिए विचलित हो गई है। वास्तविकता में आ रही थी यहाँ पर, और बाहर जब निकली, फिर से ग्लास में गई, बाहर निकली, तो इतना ये यहाँ पर विचलित हो गई अपने मार्ग से। तो बेटा ये अपवर्तन आप लोगों ने यहाँ पर देखा है, और यही अपवर्तन अब हम लोग लेंसेज में करेंगे। तो लेंसेज पारदर्शी मीडियम है, और यहाँ पर हम लोग अब लेंस की बात करने जा रहे हैं। ओके बच्चों, तो अब हम लोग बात करेंगे गोलीय लेंसों की। गोलीय लेंसों के बारे में हम आपको बताएं, पारदर्शी कांच का एक गोल टुकड़ा जो आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा। ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं उसे बड़ा चित्र देखने के लिए। कुछ इस तरह का हम आपको बतलाएं। ये देखिए, ये गोली लेंस यूज़ करते हैं स्पष्ट देखने के लिए और क्लियर देखने के लिए, वाइडर देखने के लिए।
बल्कि ये कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा देखने के लिए इस लेंस का प्रयोग अक्सर लोग करते हैं, ये आपने देखा होगा। और अगर हाथ में लेकर के देखा होगा तो आपको कुछ इस तरह का दिखलाई देगा कि किनारों पर पतला है और बीच में मोटा है। छूने से ही एहसास हो जाता है, आंखें बंद करके भी अगर ऐसा चाहे तो इसे हम लोग, और ये देखिए ऐसा ये कांच का टुकड़ा है जिसमें कि दोनों पृष्ठ गोलीय हों, दोनों पृष्ठ देखिए गोलीय हैं, कर्वलीय हैं, या एक पृष्ठ समतल और एक पृष्ठ गोल हो सकता था, ये लेंस होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग दोनों पृष्ठ गोलीय ले रहे हैं, तो यहाँ पर अच्छा दूसरे तरीके का भी लेंस पहले बता दें। इस लेंस की खास बात क्या है, ये किनारों पर मोटा है, बीच में पतला है। अगर पानी रखेंगे तो इसमें बीच पे पानी रुक जाएगा, इससे स्पष्ट है कि गहराई है। तो दोनों ही सिरों पर ऐसा है, इधर भी और इधर भी। तो इस वाले लेंस को हम लोग, दोनों सिरे इसके उत्तल थे तो द्विउत्तक लेंस कहेंगे। द्विउत्तक, सॉरी क्षमा कीजिएगा, द्विउत्तल लेंस कहेंगे, बाई कॉन्वेक्स कहेंगे। द्विउत्तल का मतलब दोनों सिरे उठे हुए, या फिर इसे सिंपली उत्तल लेंस कह देंगे। जबकि दूसरे प्रकार का लेंस जो आप देख रहे हैं ये हमारा द्विअवतल है, या इसे अवतल लेंस ही कह देंगे सीधे सीधे। अब बच्चों जरा से ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर इन लेंसों के बारे में कुछ बात भी कर लेते हैं। तो इसको तो पहचान गए, ये क्या है, उत्तल लेंस। उत्तल और दूसरे प्रकार का जो आप लेंस देख पा रहे हैं ये अवतल लेंस है। तो उत्तल लेंस को बेटा हम लोगों ने समझा। अब यहां पर बात हो चुकी थी पहले, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। उत्तल लेंस में आप देखिए ये जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें हैं इनका क्या हो जाएगा, अपवर्तन। और अपवर्तन के पश्चात ये आगे कहीं इस तरह से टर्निंग हो जाएगी इनकी और बिंदु पर मिल जाएंगे। तो ये तमाम सी ये जो किरणें आ रही हैं ये अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिल रही हैं या अंदर की ओर मुड़ रही हैं। क्या हो रही हैं, अभिसरित हो रही हैं ये किरणें। तो इस लेंस को हम लोग क्या कहेंगे, अभिसारी। क्या कहेंगे, क्योंकि इससे जो किरणें पास हो रही सीधी आ रही थी प्रकाश की किरणें, वो केंद्रित हो रही हैं, अंदर की ओर मुड़ रही हैं, तो इसको हम लोग अभिसारी लेंस कहेंगे। जबकि अगर आप इस लेंस में देखें यानी अवतल में, तो ये किरणें इस तरह से बाहर की ओर मुड़ रही है। तो इस लेंस को आप क्या नाम देंगे, अपसारी। अपसरित हो रही है, बाहर की ओर मुड़ रही, तो इसे क्या नाम देंगे, अपसारी लेंस भी कहते हैं इसे। और इसे अभिसारी, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग मैंने बाहर की तरफ में फैला रहा है किरणों को और ये अंदर की तरफ को मोड़ रहा है। यहीं पर बेटा हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे, छोटी सी और बात है, जान लीजिए। द्वारक, लेंस का द्वारक, अपर्चर, ये इसका व्यास कहलाता है। ये जो लेंस का बाहरी रिंग देख रहे हैं इसका व्यास द्वारक कहलाता है। किसी लेंस का द्वारक बड़ा होता है, किसी लेंस का छोटा होता है। द्वारक से मतलब ये हमारा व्यास है। आपसे यहीं पर एक बात करनी थी फोकस की। लेंस का फोकस भी है। तो देखिए जिस बिंदु पर ये समांतर जाने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें जिस बिंदु पर मिल रही हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, प्रथम फोकस कहते हैं। इसे को क्या कहेंगे, प्रथम
बेटा इसमें दो तरह के फोकस होते हैं। आने वाली किरणें मिल रही हैं या इस यहाँ पर बिंदु से जाने वाली किरणें फैल रही होती, वो अगले क्लासेस में आप लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रथम फोकस। लेकिन इसमें तो फैल रही हैं, तो निश्चित रूप से इसको अगर पीछे की तरफ में बढ़ाया जाए किरणों को, तो ये ऐसा लगेगा कि एक बिंदु से चलकर आ रही हैं। तो इसी बिंदु को क्या कहेंगे, इसका फोकस कहेंगे। अब जरा ध्यान दे लीजिए कि भाई फोकस उत्तल लेंस में दाहिनी ओर है, अवतल लेंस में हम फोकस बाईं ओर है। और ध्यान दीजिए, इस बिंदु को हम लोग प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे, ये प्रकाशिक केंद्र, ये जो बिंदु है, वहां पर ध्रुव हुआ करता था दर्पण में, यहां पर प्रकाशिक केंद्र है। एक और बात यहां पर पहले हम आपको बता दें इसी समय, ध्यान दीजिए, यदि तो ये तो फोकस हो गया, और मैंने कहा अगर उधर से रेस का होता समांतर तो यहां पर ये फोकस इधर हो जाता, दोनों ही ओर। और याद कीजिए दर्पण में फोकस का 2 गुना क्या हुआ करता था, वक्रता त्रिज्या। यहां पर भी ये सी बिंदु लिया गया है, सी नहीं, इसे हम लोग 2f कहेंगे। क्या कहेंगे, 2f। और इधर भी उससे 2 गुने को क्या कहेंगे, 2f कहेंगे। ये जो 2f आप देख रहे हैं, यही इसका जिस भी गोले से ये लिया जाएगा उसका ये केंद्र हो जाएगा। यहाँ पर 2 गुना है, जितना f है उतना 2f। और इस बिंदु को आप जान ही चुके हैं, प्रकाशिक केंद्र है, प्रकाशिक केंद्र है। मुख्य अक्ष आपको दिखलाई ही दे रहा है। इसी तरह से, ठीक बिल्कुल इसी तरह से अवतल लेंस में भी होगा, f 2f और इधर भी f और 2f। अब बेटा इन दोनों लेंसेज से हम लोग प्रतिबिंबों का बनना सीखेंगे, प्रतिबिंबों का बनना। याद कीजिए अवतल दर्पण से हमने प्रतिबिंबों का बनना सीखा पार्ट 1 में, जो आपने देखा। अवतल दर्पण से कितनी स्थितियां थी, 6 स्थितियां थी, ठीक है। और उत्तल दर्पण से एक ही स्थिति मुख्यतः, या उसको 2 कह लेते हम लोग, कि अगर अनंत पर होता तो एक और उसको अलग स्थिति बना लेते तो 2। लेकिन यहाँ पर अवतल दर्पण को इससे कंपेयर कीजिए, उसमें 6 स्थितियां हैं, इसमें भी 6 स्थितियां बनेगी उत्तल लेंस में। और वहां पर उसमें जो 2 स्थितियां थी उत्तल दर्पण में, वो 2 स्थितियां अवतल लेंस में बनेंगी। तो इस प्रकार अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, लेंसों द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। लेकिन बच्चों एक बात याद रखेंगे, वही बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी आपको बात, कि एक किरण तो हम लोग कौन सी लेंगे। बात हुई थी प्रतिबिंबों के बनने में बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर, उसमें फोकस से परावर्तित होके जा रही थी, इसमें अपवर्तित होकर के फोकस से चली जाएगी। ये किरण हमेशा लेंगे। दूसरी किरण आप कौन सी ले सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये किरण अक्सर हम लोग ले लेते हैं, देखिए प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण सीधा चली जाएगी उसी मार्ग से, प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण। और वहां पर हम लोगों ने दर्पण में, आपको याद दिला रहा हूं, कि वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण परावर्तित होकर उसी पाथ से लौट रही थी। उससे कंफ्यूज मत होइए, वो अलग बात है, ये अलग है। बस
यहाँ पर हमें दो किरणें जो लेनी है वो एक ये, या फिर आप दूसरी क्या ले सकते थे, फोकस से जाने वाली, इस फोकस से गुजार दीजिए, लीजिए ये फोकस से गई किरण और ये समांतर हो जाएगी। जब समांतर आने वाली फोकस से उधर के फोकस से जा सकती है तो फोकस से जाने वाली क्या हो सकती है, समांतर हो जाएगी। तो ये तो लेंगे ही, इन दोनों में से कोई एक ले लेंगे तो हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे वो 6 स्थितियां उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना।